स्वागत है एमपी एग्जाम बाय अरुण में। कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का खंड जो इतिहास है भारत और समकालीन विश्व सेकंड, उसमें अध्याय 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। उस पर चर्चा करने से पहले हम बात करें, ये महत्वपूर्ण नोट्स हैं। मैं आपको दिखा दूं पहले कैसी नोट्स हमारी हैं। ये पूरी मैंने प्रिंटेड नोट्स बनाई है और ये अभी पार्ट 1 है और इसके बाद अगर आप लोग का प्यार बढ़िया मिला, सपोर्ट मिला, तो जल्द ही सेकंड पार्ट भी इसका आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि इसमें यूरोप लिखा है और में राष्ट्रवाद का उदय। तो सबसे पहले हम यूरोप के बारे में जानेंगे। तो यूरोप एक क्या है? ये विश्व का एक प्रमुख महाद्वीप है जहां आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय माना जाता है। ठीक है ना, यानी कुल मिलाकर कहा जाता है कि जो राष्ट्रवाद का उदय है वो कहाँ हुआ? यूरोप में हुआ। और यूरोप क्या है? एक महाद्वीप है। ठीक है, इसके बाद महत्व की बात करें तो यूरोप आधुनिक राष्ट्रवाद का जन्म स्थान है। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ और जर्मनी और इटली के एकीकरण का केंद्र है। ठीक है ना, यानी कुल मिलाकर इसमें एक ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि 1789 में जो क्या हुई? फ्रांसीसी क्रांति हुई। ठीक है, अब इसके बाद राष्ट्रवाद के बारे में थोड़ा सा जान लें। ठीक है, तो इसका अर्थ की बात करें तो राष्ट्रवाद वह भावना है जिसके कारण नागरिक अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, निष्ठा, एकता और समर्पण का भाव रखते हैं तथा उसके विकास और सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं। परिभाषा की बात करें तो राष्ट्रवाद वह विचारधारा है जो समान भाषा, संस्कृति, इतिहास, परंपरा और साझा पहचान वाले लोगों को एक राष्ट्र के रूप में संगठित होकर स्वतंत्र एवं एकजुट रहने की प्रेरणा देती है। अब राष्ट्रवाद के महत्व की बात करें तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करता है, देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना का विकास करता है, स्वतंत्रता एवं आत्मनिर्णय की भावना को बढ़ावा देता है, सामाजिक और सांस्कृतिक एकता को प्रोत्साहित करता है, राष्ट्र के विकास, सुरक्षा और प्रगति में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाता है, राष्ट्रीय पहचान और गौरव की भावना को सुदृढ़ करता है। तो ये रहे राष्ट्रवाद के महत्वपूर्ण महत्व। इसके बाद एक टॉपिक आएगा इसमें 1848 में फ्रेडरिक सोरियो की राष्ट्रवादी कल्पना। अब यहाँ पे सोरियो भी मिलता है, सोरियो भी मिलता है कई जगह अलग अलग उसमें। तो इसमें चित्रकार कौन रहे? फ्रेडरिक सोरियो रहे, जो फ्रांसीसी कलाकार हैं। कब इन्होंने चित्र बनाई? ठीक है ना, तो 1848 बनाई। विषय राष्ट्रवाद और स्वतंत्र राष्ट्रों की कल्पना की। अब मुख्य विचार की बात करें तो मुख्य विचार में विश्व के सभी राष्ट्र स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और समान अधिकारों वाले हों, ऐसा इन्होंने विचार प्रस्तुत किया। इसके बाद चित्र की विशेषता की बात करें तो विभिन्न देशों के लोग अपने अपने राष्ट्रीय ध्वज के साथ स्वतंत्रता और एकता का प्रतीक बनकर आगे बढ़ते दिखाई गए हैं। ठीक है, प्रतीक की बात करें तो स्वतंत्रता की देवी लोगों का मार्गदर्शन करती हुई दिखाई गई हैं। महत्व की बात करें तो यह चित्र यूरोप में राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता, लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता की भावना को दर्शाता है। अब बात करें फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद का विचार। तो सबसे पहले परिचय जानेंगे किसका? तो फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बात करें थोड़ा सा। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया। इस क्रांति ने पहली बार यह विचार दिया कि राष्ट्र का वास्तविक मालिक राजा नहीं बल्कि जनता होती है। क्रांति के बाद स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों का प्रचार हुआ, जिससे लोगों में राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना विकसित हुई। इसी कारण फ्रांसीसी क्रांति को आधुनिक राष्ट्रवाद की शुरुआत माना जाता है। वर्ष की बात करें 1789, स्थान क्या है? फ्रांस। मुख्य विचार की बात करें तो जनता ही राष्ट्र की वास्तविक शक्ति है। सिद्धांत की बात करें तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और महत्व की बात करें इसमें तो आधुनिक राष्ट्रवाद की शुरुआत यहीं से हुई। ठीक है, अगला टॉपिक है नेपोलियन संहिता। ठीक है, यानी नेपोलियनिक कोड बोला जाता है। लागू वर्ष कब हुआ? और 1804 ईस्वी में हुआ। लागू करता कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। दूसरा नाम सिविल कोड। ठीक है, देश कहाँ? फ्रांस। मुख्य उद्देश्य की बात करें तो पूरे देश में समान और एक समान कानून लागू करना। ठीक है, अब मुख्य विशेषता की बात करें तो कानून के समक्ष सभी नागरिक समान, जन्म आधारित विशेषाधिकार यानी सामंतवाद का अंत हो, निजी संपत्ति के अधिकार को संरक्षण, प्रशासनिक व्यवस्था को सरल और एकरूप बनाया गया। ठीक है, महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करें वियना 1815,
ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया है। यह बोर्ड परीक्षा के साथ साथ अन्य तैयारी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। वर्ष की बात करें तो 1815 ईस्वी में। स्थान की बात करें वियना, ये ऑस्ट्रिया में है, ठीक है ना। और ऑस्ट्रिया की क्या राजधानी है? वियना है। उद्देश्य की बात करें तो नेपोलियन की हार के बाद यूरोप में शांति स्थापित करना तथा पुरानी राजधानियों को पुनः स्थापित करना, ये क्या था? उद्देश्य था। अध्यक्ष की बात करें क्लेमेंस वान मेटरनिक, ये मेटरनिक का पूरा नाम है और ये ऑस्ट्रिया के क्या रहे हैं? चांसलर रहे हैं। अब इसमें प्रमुख देशों की बात करें तो प्रमुख देश ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस और प्रसा रहे हैं, ठीक है। अब प्रमुख निर्णय की बात करें, पहला नंबर है फ्रांस में बोरबोन वंश की पुनः स्थापना की गई। दूसरा नंबर यूरोप का राजनीतिक मानचित्र पुनर्गठित किया गया। तीसरा नंबर फ्रांस के चारों ओर शक्तिशाली राज्यों का निर्माण किया गया। चौथा नंबर राजतंत्र यानी राजशाही को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया गया। पाँचवा नंबर क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी आंदोलनों को दबाने की नीति अपनाई गई। तो गाइस, ये कैसी लगी नोट्स आप हमको ज़रूर बताइएगा। एकदम बेहतर नोट्स देने का प्रयास किया गया है, जो शॉर्ट नोट्स है। आप इसी तरह से, जैसे वियना कांग्रेस 2015 के बारे में पूछा जाता है, तो टिप्पणी पूछे या इसकी परिभाषा पूछे या कुछ भी इसके बारे में पूछे, आप इस तरह से पॉइंट बाय पॉइंट में इसमें उत्तर लिख सकते हैं। एकदम बेहतरीन नंबर मिलेंगे, बोर्ड में किसी प्रकार से नंबर कटौती नहीं होगी, इसकी फुल गारंटी है। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आने वाला वीडियो आपको अपडेट के रूप में मिलता रहे। आपको बता दें, ये पहला पार्ट है, अभी इसके 2 पार्ट भी और आएंगे, ठीक है। थैंक यू गाइज।